और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। सही कॉलेज चुनना बहुत ही भारी और मुश्किल लग सकता है। हजारों स्कूल्स, अनगिनत डिग्रियां। सही रास्ता चुनना सच में आसान नहीं है, लेकिन आज की इस चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया को डीकोड करने वाले हैं, ताकि ये उलझन भरा सफर एक बहुत ही सशक्त और शानदार अनुभव बन सके। तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस तरह हैं: स्व-समर्थन या सेल्फ एडवोकेसी की यात्रा, उच्च शिक्षा के प्रकार, गुणवत्ता और संसाधनों पर शोध, कोर्स के तरीकों को समझना और आखिर में छात्रों के लिए अगले कदम। अक्सर लोग अपने रास्ते बदलते हैं, जैसे कोई शुरुआत में ग्लास ब्लोअर बनना चाहता है, फिर अचानक भाषा विज्ञान की तरफ मुड़ता है, या शायद कम्युनिटी कॉलेज जाने का विचार करता है। सच तो ये है कि इसमें कोई भी विकल्प गलत नहीं है, बस विकल्प बहुत सारे हैं, और जब इतने सारे रास्ते खुले हों तो भ्रमित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। खंड 1: स्व-समर्थन की यात्रा। पहले शिक्षार्थी को समझना। देखिए, हजारों स्कूलों को परखने का काम बाहर से नहीं बल्कि भीतर झांकने से शुरू होता है। खुद की व्यक्तिगत आदतों और सीखने के तरीकों को समझना ही वो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। अब सवाल ये है कि ये सेल्फ एडवोकेसी या स्व समर्थन आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये सशक्तिकरण का एक जबरदस्त टूल है। अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पहचानना और एक ऐसे स्कूल की तलाश करना जो उन अनोखी जरूरतों के हिसाब से संसाधन दे सके। सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपनी जरूरतों को पहचानना होगा और ये पक्का करना होगा कि चुना गया कॉलेज उन्हें पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को अकेले बैठकर ट्रू क्राइम की किताबें पढ़ना पसंद है और किसी और को दोस्तों के साथ डॉक्यू सीरीज देखना अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि किसी ट्रेड स्कूल या मेडिकल डिग्री में किस तरह के एकेडमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। लक्ष्य स्किल बेस्ड है या सर्टिफिकेशन बेस्ड? पढ़ाई के बाद नौकरी मिलने की दर क्या है? यही वो बातें हैं जो भविष्य की सही दिशा तय करती हैं। अब आते हैं खंड 2 पर, उच्च शिक्षा के प्रकार, विकल्पों को नेविगेट करना। एक बार जब व्यक्तिगत जरूरतें समझ आ जाएं, तो उसके बाद उपलब्ध ढांचागत विकल्पों पर विचार करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा के कौन-कौन से मुख्य प्रकार मौजूद हैं। 4000। जी हां, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सिर्फ अमेरिका में ही चुनने के लिए करीब 4000 कॉलेज हैं। ये नंबर ही बता देता है कि ये फैसला कितना विशाल है, और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटना इतना जरूरी हो जाता है। अगर इस पूरे शैक्षिक परिदृश्य को बांटकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ट्रेड स्कूल आमतौर पर 2 साल या उससे भी कम समय लेते हैं और ये पूरी तरह डिप्लोमा या अप्रेंटिसशिप पर केंद्रित होते हैं। फिर आते हैं कम्युनिटी कॉलेज, जो 1 या 2 साल में सर्टिफिकेट या एसोसिएट डिग्री देते हैं, और आखिर में 4 वर्षीय कॉलेज, जहां से बैचलर, मास्टर या फिर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जा सकती है। मतलब हर मंजिल के लिए एक अलग रास्ता है। यहाँ एक काफी चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। अक्सर ये माना जाता है कि कॉलेज में समय की कोई पाबंदी नहीं होती, जब मर्जी हो पढ़ाई पूरी कर ली जाए। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजों में बहुत ही सख्त समय सीमा होती है। इसका मतलब है कि डिग्री को 7 से 10 सालों के एक तय समय के भीतर पूरा करना बिल्कुल अनिवार्य हो सकता है। अब सार्वजनिक यानी पब्लिक और निजी यानी प्राइवेट कॉलेजों के बीच के फर्क को तेजी से समझ लेते हैं। पब्लिक कॉलेजों में छात्रों की तादाद बहुत बड़ी होती है और इन्हें मुख्य रूप से राज्य सरकार से फंडिंग मिलती है। दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेज पूरी तरह ट्यूशन फीस और दान पर निर्भर होते हैं। इनकी शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा जरूर लग सकती है, लेकिन ये अक्सर बहुत ही शानदार वित्तीय सहायता और स्कॉलरशिप पैकेज भी ऑफर करते हैं। तो सच कहें तो दोनों के अपने अपने बड़े फायदे हैं। खंड 3: गुणवत्ता और संसाधनों पर शोध, निवेश का सत्यापन। जब संभावित कॉलेजों की लिस्ट छोटी हो जाए तो असली जांच पड़ताल शुरू होती है। यहां यह कंफर्म करना होता है कि जो शिक्षा और कैंपस लाइफ मिलने वाली है, क्या वो समय और पैसे के निवेश के बिल्कुल लायक है भी या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम बात यह है कि कोई भी निवेश तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि स्कूल मान्यता प्राप्त ना हो। जी हां, मान्यता या एक्रेडिटेशन ही वो प्राथमिक पैमाना है जो इस बात की गारंटी देता है कि कोई स्कूल एक वैध और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रहा है। इसे जांचना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कैंपस की जांच के लिए एडमिशन काउंसलर से कुछ बहुत ही जरूरी सवाल पूछे जाने चाहिए, जैसे छात्र जीवन कैसा है, क्लब और कैंपस का खाना कैसा है, आसपास का माहौल और मौसम कैसा रहता है, क्या ट्यूशन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग उपलब्ध है, और हाँ, अगर खुद जाकर कैंपस देखना संभव ना हो तो यू विजिट और कैंपस टूर्स जैसे शानदार वर्चुअल टूल्स तो हमेशा मौजूद हैं ही।
एक और बड़ी बात, सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट पर ही निर्भर रहना काफी नहीं है। कॉलेज बोर्ड, कैपेक्स या अमेरिकी शिक्षा विभाग के कॉलेज स्कोर कार्ड जैसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित ऑनलाइन डेटाबेस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये डेटाबेस पूरी निष्पक्षता से एडमिशन डेटा की तुलना करने और ये समझने में बहुत मदद करते हैं कि वहां का अनुभव वास्तव में कैसा होने वाला है। अब जरा इस संख्या पर गौर करते हैं, 5000। कार्नेगी वर्गीकरण के अनुसार अगर किसी स्कूल में 5000 से कम छात्र हैं तो उसे एक छोटा स्कूल माना जाता है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि कक्षाएं छोटी होंगी, भीड़ कम होगी और प्रोफेसरों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करने का बहुत ज्यादा समय मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन साबित हो सकता है। यहां निष्पक्ष रूप से एक सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। कुछ स्कूल फॉर प्रॉफिट यानी लाभकारी मॉडल पर काम करते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य कमाई के लिए ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेना होता है, और ऐसे में हो सकता है कि उनके पास छात्रों की मदद के लिए जरूरी संसाधनों की कमी हो। इसीलिए छात्र समर्थन को लेकर गहराई से शोध करना बिल्कुल अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, कोर्स के तरीकों को समझना। वास्तव में पढ़ाई कैसे होती है। अब कॉलेज जीवन की रोजमर्रा की हकीकत को देखते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में यह समझना बहुत जरूरी है कि कोर्स को स्ट्रक्चरल तरीके से छात्रों तक आखिर पहुंचाया कैसे जाता है। मोटे तौर पर कोर्स 4 तरह के होते हैं। इन पर्सन मतलब पारंपरिक कक्षाएं जहां हर हफ्ते एक ही समय पर आमने सामने पढ़ाई होती है। फिर आता है हाइब्रिड मॉडल, जो ऑनलाइन और इन पर्सन उपस्थिति का एक फिक्स मिक्सचर है। इसके बाद ऑनलाइन सिंक्रोनस, जहां सभी सहपाठी और टीचर एक ही समय पर लाइव डिजिटल रूप से जुड़ते हैं। और आखिर में ऑनलाइन एसिंक्रोनस, जहां कोई भी अपनी सुविधा और समय के अनुसार कोर्स मटेरियल देख सकता है। ये सब अलग अलग शेड्यूलिंग की ज़रूरतों को बखूबी पूरा करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन क्लास हमेशा सिर्फ एक ही पैटर्न पे नहीं चलती। कोर्स के तरीके आपस में मिल भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कोर्स के अंदर टीचर लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन दोनों का मिश्रण रखते हैं। इसीलिए किसी भी क्लास में एनरोल करने से पहले उसके विशिष्ट शेड्यूल की बारीकी से जांच करना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड 5 पर, छात्रों के लिए अगले कदम, कार्रवाई योग्य मुख्य बातें। इतनी सारी जानकारी को समझने के बाद अब वक्त है उन ठोस और अंतिम कदमों पर फोकस करने का जो इस भारी भरकम कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस को कामयाबी से पूरा करने के लिए उठाए जाने चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। सबसे पहले एक मजबूत टाइमलाइन बनाना जरूरी है। आवेदन की समय सीमा से 3 से 6 महीने पहले ही रिसर्च शुरू हो जानी चाहिए। दूसरा कदम, इस तनाव भरे सफर में परिवार, दोस्त या काउंसलर जैसे कम से कम एक भरोसेमंद साथी का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हर छोटी बड़ी जानकारी को किसी स्प्रेडशीट या नोटपैड ऐप में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ट्रैक किया जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि इस प्रक्रिया में उठाया गया हर एक व्यवस्थित और सोचा समझा कदम एक तनावपूर्ण काम को एक बहुत ही सशक्त यात्रा में बदल देता है। ये सारी उलझनों को दूर करके एक स्पष्टता और गजब का आत्मविश्वास लाता है, जो अंततः भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन शैक्षिक विकल्प खोजने के बिल्कुल करीब ले जाता है। तो अंत में सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात यह है, वो कौन सी एक विशेष प्राथमिकता है जो एक आदर्श स्कूल की खोज का मार्गदर्शन करेगी, चाहे वो छोटे आकार की कक्षाएं हों या फिर कोई खास ट्रेड प्रोग्राम। उस सबसे बड़ी प्राथमिकता को पहचान कर आज ही इस सुनियोजित शोध की शुरुआत की जानी चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।